दोस्तों, तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 21। फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। अप्रैल का महीना लग चुका है। हॉस्टल में 2-4 दिन आगे पीछे सभी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। परीक्षा का तनाव हॉस्टल के गलियारों में सन्नाटा बनकर पसर गया है। अब अलग अलग कमरों से गप, हंसी मजाक और वॉकमैन में बजने वाले इंग्लिश गानों के साथ सुर मिलाती लड़कियों की आवाज आनी बंद हो गई। एक दूसरे की वैक्सिंग, मेहंदी, थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर स्टाइल करने वाली समाज सेवी लड़कियों के जत्थे गायब हो गए। नेल पेंट लगे लंबे नेल्स काट कर डस्टबिन में फेंक दिए गए। लहराती जुल्फों के जूड़े बन गए। लिपस्टिक और आईलाइनर लगाकर हॉस्टल के रजिस्टर में एक्स्ट्रा क्लास लिखकर बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली महकती लड़कियों की एक्स्ट्रा क्लासेस बंद हो गई। आर्चीज कार्ड गैलरी में सॉरी कार्ड, प्रपोज कार्ड, हार्ट कार्ड पकड़े टेडी बियर की बिक्री में मंदी आ गई। इस महीने सना का परफ्यूम मांगने कोई लड़की नहीं आई। फ्लावर शॉप में लाल गुलाब मुरझाने लगे और दुकानों में पड़ी पड़ी कैडबरी चिपचिपाने लगी। हॉस्टल के गार्डन में बनी बेंचों पर सजने वाली महफिलें उजड़ गईं। टॉकीज की ओर जाने वाली सड़क सूनी हो गई। पानी पूरी के ठेलों पर पलटे दोनों सजे रह गए। हॉस्टल के चहचहाते गलियारे गब्बर के आने की मुनादी के बाद गांव वाली की वीरान गलियां सी हो गई। अब गुलाबी लेटर पैड पकड़े सना की राइटिंग में ग्रीटिंग कार्ड में शायरी लिखवाने कमरे में आने वाली लड़कियां कपूर की तरह उड़ गईं। अब हॉस्टल के बाजू वाले विशाखा टाइपिंग सेंटर में कॉपियां और पेन खरीदने, किताब की फोटोकॉपी करवाने वालों की भीड़ बढ़ गई। कोई पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी खरीदने आया है, तो कोई उधार की महंगी रेफरेंस किताब के 10 जरूरी पन्नों की फोटोकॉपी कराने आया है। भैया, मैंने पेज नंबर 71 से मार्क कर दिया है, पेज नंबर 90 तक करना है। पन्ने में आगे पीछे करिएगा, लास्ट टाइम आपने ज्यादा चार्ज किया था। विशाखा टाइपिंग दुकान वाले प्रीतम भैया अप्रैल में आधे साल की कमाई कर लेते। कोई यहाँ एग्जाम में मोती जैसे अक्षरों की चाह में महंगी रिफिल खरीदने, तो कोई अतिरिक्त सावधानी से लिए गए प्रवेश पत्र की 2 कॉपी करवाने खड़ा है। कोई पासपोर्ट साइज फोटो के लिए नेगेटिव लिए खड़ा है। पूरे साल जिन किताबों के आपस में चिपके हुए पन्ने नहीं खुले थे, वे अब स्केल फंसाकर खोले जा रहे हैं। सिलेबस के सामने पेन से मार्किंग की जा रही है। अप्रैल की हवा में परीक्षा की दहशत सरसराती है। पूनम का तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन भी शुरू हो चुका था। उसके पेपर अच्छे ही जाएंगे। रेवा को यूनिवर्सिटी में टॉप करने की और सना को पासिंग मार्क्स लाने की टेंशन है। वसुधा को एग्जाम होने के बाद हॉस्टल और नागपुर छूट जाने का दुख है। इन दिनों हॉस्टल से घर फोन करने पर हर लड़की को एक सी ही बात सुनने मिलती, अच्छे से पढ़ो, ये वक्त फिर लौट के ना आएगा। सना मन ही मन खुद को समझाती कि परीक्षा क्या बदन से गई सांस है जो लौट कर नहीं आएगी। आनंद के बहुत कहने पर कुछ दिन पहले उसने सिलेबस तैयार करने का टाइम टेबल तैयार किया था। यदि उस टाइम टेबल पर वो चली होती तो क्लास नहीं, कॉलेज में टॉप किया जा सकता था। मगर टाइम टेबल को अगले दिन पर टालते टालते परीक्षा सर पर आ गई। वसुधा के कमरे में हर दिन खुलने वाला वो एटलस जिसमें शिलांग की स्पेलिंग को देर तक निहारा जाता था, अब पिछले 7 दिन से अलमारी से बाहर नहीं निकला है। सना और वसुधा हॉस्टल के लॉन में बैठे टफ चैप्टर जिसका जिक्र कर रहे थे। सना पहली बार घबराई लगी। वसुधा, मुझे परीक्षा के अजीबोगरीब डरावने सपने आ रहे हैं यार। कभी दिखता है कि एग्जाम हॉल में आंसर शीट में कुछ नहीं लिख पा रही हूँ, कभी पूरे 3 घंटे पेंसिल की नोक शार्प करते करते टाइम निकल गया और घंटी बज गई। कभी एग्जाम हॉल में अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा है और अलग अलग कमरों में अपना रोल नंबर ढूंढते ढूंढते 3 घंटे खत्म हो गए। कभी देखती हूँ एग्जाम देने में अकेली गई हूँ और सर बोल रहे हैं कि पेपर तो कल हो चुका। मारे डर के नींद खुल जाती है यार। साला सपने में मैं एग्जाम देने से बच रही हूँ। अपनी बुक्स में कई चीजें ऐसी थी जो सर ने क्लास में समझाई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, और अभी जब मैं खुद से पढ़ रही हूँ तो फट से समझ आ रहा है। पिछले 2 दिन में बहुत कुछ खुद ब खुद अचानक समझ आ गया। लगा साला ये तो बड़ा इजी था। एग्जाम का टाइम टेबल सामने दीवार पर चिपका दी हूँ और 10 बार देखती हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितना गैप मिला है। पूनम भी बोल रही है कि बार बार देखेगी तो भी एग्जाम की डेट नहीं बढ़ने वाली। यार वसुधा, पेपर अच्छे बुरे कैसे भी जाएं, मगर अब बस हो जाएं। लगने लगा है जैसे आखिरी पेपर वाली तारीख मेरे जीवन में कभी नहीं आएगी। मुझे तो पूनम और रेवा जैसे लोगों को देखकर घबराहट होती है।
साला तेरे और मेरे दोनों के रूममेट इंटेलिजेंट हैं। दोनों ही इतने कमीने हैं कि पेपर होने के बाद इनसे पूछो कैसा हुआ पेपर, तो बोलेंगे कुछ खास नहीं। जा तो पूनम से अभी पूछ ले कैसी है तैयारी, तो मुंह उतार कर बोलेगी यार कुछ नहीं हुआ। हरामखोर 3-3 बार रिवीजन कर चुकी है। यहाँ तो साला लास्ट मोमेंट तक चलता रहता है कि ये चैप्टर छोड़, वैसे भी कम वेटेज वाला है, ये क्वेश्चन छोड़, कौन सा ये आ ही जाएगा। आधा तो पूनम को देखकर मुझे बुखार हो रहा है। ये पढ़ाई का सिस्टम किसने निकाला यार, और निकाला तो एग्जाम नहीं होना था। परसेंटेज, डिवीजन, रैंकिंग, ये चीजें प्रेशर डालती हैं। मेरा सर भारी हो गया है। वसुधा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। देख, अपना 100% दे, हम सभी को टफ लग रहा है। कल पूनम ने एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का समझाया तो लगा सर से ज्यादा अच्छा तो यही पढ़ा सकती है। तेरी इंग्लिश और हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है, पूरे हॉस्टल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड के लिए ग्रीटिंग कार्ड में तूने लिखा ही है। एग्जाम में ऊंची ऊंची इंग्लिश फेंकना, कॉपी चेक करने वाले को मालूम ही नहीं होगा कि तू गधी या डफर है। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। सना ने वसुधा की गोद में सर रख दिया और वसुधा उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी पूनम दौड़ते हुए बाहर आई। वसुधा, रेवा पागल जैसे कर रही है, जा देख। तीनों रूम नंबर 20 में पहुंची तो देखा रेवा जमीन पर पालथी मोड़ कर बैठी है। वसुधा को देखते ही रेवा हताश हताश हो रोने लगी। मैं एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाऊंगी। वसुधा उसके पास जमीन पर ही बैठ गई। ऐसे क्यों बोल रही है? तू तो नर्सरी से टॉप करती आ रही है। तेरे रहते आज तक कोई दूसरा फर्स्ट नहीं आया। इतना टेंशन क्यों ले रही है? सब लिख पाएगी। रेवा खींच गई। तुम लोग क्या बीकॉम जैसा इजी नहीं है बीबीए? तुम लोग 2 दिन पढ़कर भी टॉप कर सकते हो। ये बात तीनों को ही पसंद नहीं आई, मगर उसकी बेचैनी देख चुप रहे। रेवा दोनों हाथों से सर पकड़कर लगातार हिल रही थी। बीच में 2 बार अजीब सा गुर्राई और झटके से खड़े होकर टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर जमीन पर पटक दिया। माय फुट, माय फुट। पूना ने वसुधा को इशारा किया कि इससे जरा दूर हो जा। सना की आंखों में रेवा के लिए सहानुभूति थी। उसने आगे बढ़कर रेवा को गले लगा लिया। शांत हो जा। सुन, ये तेरा अब तक का बेस्ट पेपर होगा, समझी? बिल्कुल चिंता मत कर, ईश्वर तेरे साथ है। रेवा चुपचाप सना से लिपटी खड़ी रही। पूनम ने आंख मारकर वसुधा को पीछे से इशारा किया। ये क्या हो रहा है? रेवा जरा सी शांत लगी। सना ने उसे खुद से अलग किया। थोड़ी देर बाहर खुली हवा में आ जा। मैस चल, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है। ब्रेक ले पढ़ाई से और 10 मिनट एग्जाम के बारे में मत सोच। रेवा ने आंसू पूछे। तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। रूम नंबर 204 से दूर जाकर सना ने हंसते हुए वसुधा की पीठ में दौड़ जमाई। साला ये रेवा की हालत देख मैं अपना टेंशन भूल गई। इधर है कि भगवान पास कर दियो ताकि मैं आनंद के पीछे दिल्ली जा पाऊं। इसकी देखो, मतलब टॉप करने की हाय तौबा है। दम है तो हमारे जैसे पासिंग मार्क्स की तलवार की धार पर चलकर दिखाए। वसुधा ने मेस की चेयर पर बैठते हुए कहा, मैं जानती हूँ रे, वो दिन भर सिर्फ अपने को हाईएस्ट मुनाफे वाली जगह में रहने का प्रेशर लेती है, तो एंजाइटी में रहेगी ही। वो हंसती भी है तो नकली लगता है। असली हंसी में केवल होंठ और आवाज नहीं, मन भी शामिल होता है। अव्वल तो असली खुशी क्या है उसे नहीं मालूम, दूसरा उसका मन हमेशा उलझन में रहता है, तो वो हंसता ही नहीं। सना को रेवा पर तरस आ रहा था। उलझी भी तो वो है ही। मुझसे क्यों नफरत है उसे? क्योंकि वो मेरे जैसा टेंशन फ्री जीना चाहती है, मगर मेरे जैसी मार्कशीट नहीं चाहती। उसे ये नहीं समझ आता कि हम एक चीज को यदि 100% दे रहे हैं तो दूसरी चीज नहीं मिल सकती। कम से कम दूसरी चीज का लालच छोड़ो। मुझे मालूम है कि लाइफ में एक चीज मिलती है तो दूसरी मिसिंग रहेगी ही। आनंद का क्या है, वो गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंट है। थोड़ी देर पढ़कर वो बहुत ग्रैप्स कर लेता है। वो एंजॉय भी करता है। लंबे समय तक दुनिया से कटकर रहने से, मिक्स न होने से आगे के जीवन में भी इसकी आदत पक्की हो चुकी होगी। चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से 12 साल के बाद बच्चों का नेचर बदलना मुश्किल हो जाता है। कुछ छूटना, हारना, नुकसान भी लाइफ का ही हिस्सा है। यदि हार को नकार रहे हो तो जीवन को नकार रहे हो, और जीवन को नकारोगे तो यही रेवा वाली एंजाइटी होगी। भगवान कसम, मेरे को उस पर बहुत दया आती है। फ्यूचर की तैयारी किताबों, सिलेबस, एग्जाम से नहीं होती, बल्कि स्कूल कॉलेज के कैंपस, प्लेग्राउंड, घर गली पड़ोस में होती है। साला तेरी रेवा में इतना दम तो है कि एग्जाम की टेंशन खत्म कर दी। सुन तू,
सुन ना पूनम, जब मैं उसको गले लगाई तो लगा जैसे करंट न मार दे, वो सभी हंसने लगे। वसुधा को खुद की फिक्र हो रही थी। सोच, परसों पेपर है, मुझे रेवा के साथ एक ही रूम में रहना है। आज रात देर तक पढ़ने का सोची हूँ। अगर उसने ज्यादा तमाशा किया कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, तो मैं कॉमन रूम में पढ़ने चली जाऊंगी। उसको ये कभी समझ नहीं आएगा कि वसुधा का पेपर उससे पहले है। मेरे सर पर धाए धाए करती रहेगी। इंसान एक हद तक साथ निभा सकता है। एक तो किताब खोलकर पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि आशीष को सोचते सोचते कब आधा घंटा बीत गया और कितनी देर हो गई मुझसे एक पन्ना नहीं पढ़ा गया। दिमाग झटक कर खुद को समझाती हूँ कि पढ़ ले वसुधा, हो सकता है इन 6 महीनों में किसी चर्च में उसकी शादी भी हो चुकी हो, या उसकी ही तरह किसी सुंदर सी लड़की से अफेयर स्टार्ट हो गया हो। जॉब कर रहा है, अकेला है, शादी के लिए सोच ही रहे होंगे घर वाले। इतना तो मैं श्योर हूँ कि जब मुझसे मिला था तो उसका कहीं अफेयर नहीं था। दोनों बार स्टेशन पर मुझे छोड़ने उतरते समय उसकी आंखें जैसे मुझे देख रही थी। वो तुम लोगों को बताना मुश्किल है। जैसे बचपन में हम गिरने पर कितना दर्द भी हो, सबके सामने रुलाई रोक कर हंसते थे और घर आकर अकेले में चोट देख कर रोते थे ना। बस अकोला स्टेशन पर मुझे बाय कहते हुए वो वैसा ही फीका हंसा था। खाना खत्म होने पर ही तीनों रात भर जागकर पढ़ने को अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो ऐसे सुनते रहिए, कहानियां बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।